जय हिंद। पाठशाला स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग एक सारणी को देखेंगे जो सारणी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप प्रश्नावली 3 को सॉल्व करते हैं तो उसमें इस सारणी का बहुत ही ज़रूरत पड़ेगा। इस सारणी से बोर्ड एग्जाम में भी आपका प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि 3 सारणी दिया गया है। A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 और 3 नंबर आपका है कि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल नॉट इक्वल टू C1/C2। तो तीनों को देखने से पहले हम कुछ बेसिक पॉइंट देख लेते हैं, उसके बाद यह सारणी जो है आपको बहुत ही अच्छे तरीक़ा से समझ में आ जाएगा। तो देखिए, जब भी इस सारणी का ज़रूरत पड़ेगा तो आपका रैखिक समीकरण में पड़ेगा। क्या हम आपको बोले कि जब भी इस सारणी का ज़रूरत पड़ेगा तो रैखिक समीकरण में। और आप याद रखिएगा कि रैखिक समीकरण का व्यापक रूप। तो रैखिक समीकरण का व्यापक रूप जो होता है आपका होता है ax प्लस by आप प्लस में c इक्वल टू 0। क्या होता है? रैखिक समीकरण का व्यापक रूप होता है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर ही x के बगल में आपका a है, y के बगल में b है और यहाँ पर ही c है। तो आपका जो है a b c आपका जो है पूर्णांक संख्या है। इसको लिख देते हैं कि a b और c जो आपका है पूर्णांक संख्या है। अब बोले कि सर ये पूर्णांक संख्या क्या है? क्या है पूर्णांक संख्या? तो बोले कि सर पूर्णांक संख्या क्या होता है? तो आप याद रखिएगा कि पूर्णांक संख्या जो होता है वो आपका प्लस में भी हो सकता है या माइनस में भी हो सकता है। पूर्णांक संख्या जो होगा प्लस में भी होगा, माइनस में भी होगा या भिन्न के रूप में होगा। जैसे 2/3 ये आपका प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है। बहुत सारा एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। तो इतना तो आप समझ गए होंगे कि रैखिक समीकरण का व्यापक रूप ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, जहाँ a b c आपका जो है पूर्णांक संख्या है। और पूर्णांक संख्या जो होता है प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है और भिन्न के रूप में हो सकता है। तो जब हम लोग a के जगह पे कुछ भी, b के जगह पे कुछ भी और c के जगह पे कुछ भी लिखेंगे तो आपका रैखिक समीकरण बन जाएगा। अब रैखिक समीकरण क्या होता है? तो रैखिक समीकरण से आप याद रखिएगा कि जो भी आपका एक्स वाई होगा उसका पावर जो होगा हमेशा 1 होगा। रैखिक समीकरण का मतलब यही होता है कि जो भी उसमें एक्स वाई या कुछ भी यू वी ए बी कुछ भी रहे, उसका पावर जो है, उसका घात जो है हमेशा कितना होगा? 1 होगा। अब चलिए हम लोग यहाँ पर 2 रैखिक समीकरण लिखते हैं। ये सारणी जब भी ज़रूरत पड़ेगा तो रैखिक समीकरण में और 2 रैखिक समीकरण में। कितना रैखिक समीकरण में? तो 2 रैखिक समीकरण में। तो एक जगह पे कुछ भी लिखिएगा, मानिए कि हम लोग 2 लिख दिए तो 2 और यहाँ पर x है तो आपका x हो जाएगा प्लस b के जगह पे हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं तो 4 लिख दीजिए तो 4y प्लस c, तो c के जगह पे कुछ भी लिख सकते हैं तो 6 इक्वल टू 0। तो ये आपका क्या है? ये आपका रैखिक समीकरण हो गया कि 2x प्लस 4y प्लस 6 इक्वल टू 0। एक और हम लोग रैखिक समीकरण लिख लेते हैं। तो हम लोग लिख लेते हैं कि 4x माइनस में 6y और माइनस में 2 इक्वल टू 0। तो देख रहे हैं कि जो x के बगल में रहेगा a होगा, जो y के बगल में रहेगा वो b होगा और यहाँ पर जो रहेगा c होगा। इसमें भी उसी प्रकार जो x के बगल में रहेगा a, y के बगल में रहेगा b और यहाँ पर ही c। लेकिन यहाँ पर ही हम लोग देख रहे हैं कि 2 रैखिक समीकरण हैं। मानिए कि ये आपका 1 हो गया और ये आपका 2 हो गया, ये आपका 1 हो गया और ये आपका 2 हो गया। और रैखिक समीकरण का व्यापक रूप होता है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। लेकिन यहाँ पर जब 2 रैखिक समीकरण दिया रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे? अलग अलग दिखाने के लिए कि दोनों रैखिक समीकरण अलग अलग है, इसके लिए हम लोग प्रयोग करेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। पहले वाले रैखिक समीकरण के लिए हम लोग a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और दूसरा वाला रैखिक समीकरण के लिए हम लोग लिखेंगे a2x प्लस b2y प्लस
C2 इक्वल टू 0। ये A1 A2 B1 B2 C1 C2 ये आपका क्या है, केवल मान को अलग अलग दिखाने के लिए हम लोग A1 A2 B1 B2 और C1 C2 का हम लोग प्रयोग कर रहे हैं। आप याद रखिएगा, जब 1 लेंगे तो A1 लेके चलेंगे, जब 2 लेंगे तो हम लोग A2 लेके चलेंगे। अब देखिए इस समीकरण में A1 का मान कितना हो गया, तो बोलेगा सर A1 का मान आपका हो जाएगा 2। इसमें देखिएगा y के बगल में जो रहेगा वो आपका b का काम होता है, तो यहाँ पर b1 है तो b1 का मान आपका हो जाएगा 4, और जो यहाँ रहेगा वो c1 का मान हो जाएगा, तो c1 का मान आपका हो जाएगा 6। तो इतना तो आप समझ गए हैं कि a1 b1 c1। उसी प्रकार हम उस समीकरण 2b में निकालेंगे a2, तो a2 के जगह पे 4 है तो a2 का मान आपका हो जाएगा 4। b2 तो b2 का मान कितना है, यहाँ पर ही 6 है, लेकिन यहाँ पर ही माइनस है तो माइनस ले के हम लोग लिखेंगे, तो b2 का मान हो गया -6। अब c2 तो c2 का मान यहाँ पे होता है आपका -2 है तो -2। बस इतना आप अच्छे तरीक़ा से समझिए। तो a1 b1 c1 a2 b2 c2, तो हम लोग जब मान निकाल लेंगे a1 b1 c1 a2 b2 c2, तब हम लोग क्या करेंगे, अब तुलना करेंगे। जैसे हम निकालेंगे a1 बटे a2, तो a1 के जगह पे a1 का मान a2 के जगह पे a2 का मान उसका निकालेंगे b1 बटे b2, तो b1 बटे b2 के जगह पे मान रखेंगे उसका निकालेंगे c1 बटे c2। तो जब मान रखिएगा तो a1 बटे a2 का कुछ मान निकलेगा, b1 बटे b2 का कुछ मान निकलेगा और c1 बटे c2 का कुछ मान निकलेगा। उसके बाद देखिए जब आप मान निकाल लीजिएगा तब यहाँ आइएगा, जब a1 बटे a2 का मान जो होगा b1 बटे b2 का मान के बराबर नहीं होगा। इसका मतलब होता है, देखिए इसका मतलब होता है बराबर, बराबर बोलिए या इक्वल बोलिए, इक्वल बोलिए या बराबर बोलिए हिंदी में। या जब बराबर दे के इसको इस प्रकार से काट देगा तो ये आपका होता है नॉट इक्वल। क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल। बस इतना याद रखिएगा, ये आपका इक्वल टू है, ये आपका है नॉट इक्वल टू। अब ऊपर में आइए, देख रहे हैं कि जब a1 बटे a2 का मान b1 बटे b2 का मान के बराबर नहीं होगा, ये आपका नहीं होगा या नॉट इक्वल टू, तो समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। कितना बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा, तो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। जब एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा तो इसका केवल एक हल होगा। कितना हल होगा, तो बोलिएगा कि सर इसका एक हल होगा। और जब हल होगा तो आपका संगत होगा। जब हल होगा तो क्या होगा, आपका संगत होगा। इसमें संगत लिख दीजिए इस प्रकार से, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। जब a1 बटे a2 का मान, हम लोग a1 बटे a2 का मान, जब a1 बटे a2 का मान b1 बटे b2 का मान के बराबर होगा और c1 बटे c2 का मान के बराबर होगा, तो इसको से क्या पढ़िएगा, a1 बटे a2 इक्वल टू b1 बटे b2 इक्वल टू c1 बटे c2, तो समीकरण द्वारा निरूपित रेखाएं समपाती होगा। कैसा होगा, तो समपाती होगा। जब समपाती होगा तो इसका अनेक हल होगा। जब समपाती होगा तो इसका अनेक हल होगा, और जब हल होगा तो आपका संगत होगा। याद रखिएगा। उसके बाद 3 नंबर में चलिए। 3 नंबर आपका है कि जब a1 बटे a2 का मान, हमेशा मान आएगा। हम आपको नीचे बताए ना कि a1 बटे a2 का मान निकाल लेंगे, b1 बटे b2 का मान निकाल लेंगे, c1 बटे c2 का मान निकाल लेंगे। और जब a1 बटे a2 का मान बराबर होगा b1 बटे b2 से और बराबर नहीं होगा c1 बटे c2 से। क्या हम पढ़े, a1 बटे a2 का मान बराबर होगा b1 बटे b2 से, बराबर नहीं होगा c1 बटे c2 से, तो समीकरण द्वारा निरूपित रेखाएं समानांतर होगा। किस प्रकार से होगा, समानांतर होगा। और जब समानांतर होगा तो इसका कोई हल नहीं होगा। जब समानांतर होगा तो इसका कोई हल नहीं होगा, और जब कोई हल नहीं होगा तो आपका क्या हो जाएगा, आपका असंगत होगा। अब आप अच्छे तरीक़ा से इसको आप याद कर लीजिएगा। जब एक हल होगा, जब एक हल होगा तो आपका संगत होगा, जब अनेक हल होगा तो संगत होगा। तो हम लोग क्या देखें कि जब हल होगा तो आपका संगत हो जाएगा, और जब हल नहीं होगा तो आपका असंगत होगा। तो इसको आप एक बार ध्यान से देखिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप अच्छे तरीक़ा से नोट
कर सके। अब देखिएगा जब हम लोग प्रश्न संख्या या प्रश्नावली 3.2 पढ़ेंगे तो उसमें कितना सारा इसका ज़रूरत पड़ेगा। तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देख लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को साथ शेयर कर लीजिएगा, और किसी भी चैप्टर का आपका वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। तब तक पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए, मिलते अगले वीडियो में।